हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये वही ड्रग्स होती हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के काम में आती हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है और ये कॉज होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हमने स्ट्रक्चर और हमने इसकी पैथोजेनेसिस किस तरीके से कॉज हो रहा है और इनकी ड्रग से क्लासिफिकेशन वो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका होता है। तो अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में देखें तो ये जो काम करती हैं दो ब्रॉड मैकेनिज्म से काम करती हैं। एक क्या है कि वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है एंड सेकंड वो कि वो सेलुलर डीएनए प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है। मतलब एक में वो जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया की जो आउटर की सेल वॉल है उसको इनहिबिट कर रही हैं, उसको नहीं बनने दे रही हैं। अब मतलब आप ऐसा समझ लो घर में बाकी सब कुछ हो गया, बस बाहर की दीवार नहीं बन रही है। तो इस तरीके का काम वो करती है कि बाहर की सेल वॉल को ही नहीं बनने देती। एंड सेकंड ये है कि वो डीएनए प्रोटीन को ही नहीं बनने देती। मतलब आप ये समझ लो कि एक घर बनाना है पर उसके लिए आपको ईंटें और वो सब ईंटें और जो आपको सीमेंट वगैरह चाहिए होता है वही नहीं मिल रहे हैं, वही नहीं बनने दे रहे हैं ये। तो इस तरीके का काम ये करते हैं हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो अगर इनके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में बात करें तो उसमें तीन तरीके की ड्रग्स आती हैं। एक आइसोनियाजिड आएगी, एक आएगी इथेम्ब्यूटॉल और एक पायराजिनामाइड। और बाकी बची हुई दो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो रिफाम्पिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेलुलर डीएनए को इनहिबिट करेंगी। अब हम बात करते हैं इनके जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो सेलुलर डीएनए प्रोटीन है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो जो आएगी इसमें वो है आइसोनियाजिड। अब आइसोनियाजिड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली प्रो ड्रग है। इट इज अ प्रोडक्ट और ये एक्टिवेट होती है बाय कैटालेस पेरोक्सिडेज। और माइकोबैक्टीरिया के केस में माइकोबैक्टीरियम कैटालेस पेरोक्सिडेज भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट वही होते हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो मतलब और हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने तक वो इनएक्टिव रहती हैं। वो एक्टिवेट होती हैं बाय सम एंजाइम्स और इसके आइसोनियाजिड के केस में वो एंजाइम का नाम है कैटालेस पेरोक्सिडेज। सेकंड चीज ये है कि इनका जो एक्शन है वो बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करती है, मतलब ये सेल को किल करती हैं। और किस सेल को किल करती है? ऑन डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स फटाफट डिवाइड हो रही हैं, जो फटाफट मतलब एक से जो अपनी कॉलोनीज बना दे रही है माइक्रोबैक्टीरियल सेल, ये उस सेल को किल करती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के उस सेल को किल करती हैं, उस पर साइडल एक्शन है। पर इनकी खास बात यह है कि जो डिवाइडिंग सेल है उन पर तो उनका साइडल एक्शन है, पर जो सेल रेस्ट में है, जो सेल डिवाइड नहीं हो रही, जो सेल इनएक्टिव, उनको ये किल नहीं करती, उनके ऊपर इनका स्टैटिक एक्शन है, उनको ग्रोथ फर्दर ग्रोथ होने से रोकती है रेस्टिंग सेल्स को। इसके एक्शन के बारे में बात करें तो माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। माइकोलिक एसिड वो कंपोनेंट होता है जो बैक्टीरिया सेल माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल की बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है। जो माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल होती है वो अरेबिनो गैलेक्टोन माइकोलेट लेयर से बनती है। तो जिसमें माइकोलेट जो टर्म है वो माइकोलिक एसिड की वजह से यूज करते हैं, वो उसका मतलब है माइकोलिक एसिड। और अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो फीवर, जॉन्डिस और पेरिफेरल न्यूराइटिस इसके मोस्ट कॉमनली एडवर्स इफेक्ट हैं। और खैर फीवर का तो कुछ नहीं है, बट जॉन्डिस और पेरिफेरल न्यूराइटिस को क्योर करने के लिए उसको एडवर्स इफेक्ट है, ये सबको पता है। इसके इसीलिए इसको विटामिन B6 के साथ दिया जाता है। आइसोनियाजिड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन B6 के साथ इसको देते हैं ताकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस और जॉन्डिस जैसे एडवर्स इफेक्ट किसी पेशेंट को ना हो। सो ये था। अभी इसका माइकोलिक एसिड को किस तरीके से इनहिबिट कर रहे हो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ड्रग है वो इथेम्ब्यूटॉल के बारे में। इथेम्ब्यूटॉल के बारे में बात करें तो ये आइसोनियाजिड के साथ दी जाती है और ये भी माइकोलिक एसिड को की फॉर्मेशन को ही इनहिबिट करती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाती है, मतलब एक तरह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके अगर अगर किसी को इथेम्ब्यूटॉल की वजह से एडवर्स इफेक्ट आएगा तो उसको रेड और ग्रीन कलर पहचानने में दिक्कत होगी। मतलब रेड और ग्रीन कलर के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, मतलब रेड और ग्रीन कलर की उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और पायरस नेक्स्ट जो ड्रग है इसकी पायराजिनामाइड है। पायराजिनामाइड के बारे में बात करें तो इसका अभी एक्शन तक सर्टेनली क्लियर नहीं हुआ है,
पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से होता है। बट इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये केवल एसिडिक पीएच में एक्टिव होती है, मतलब अगर आपके पास बेसिक पीएच है तो वहां पे एक्टिवेट नहीं होगी, मतलब एसिडिक पीएच में ही ये आयोनाइज होती है। और ये भी माइकोलिक एसिड को ही इनिबिट करती है बाय इनिबिटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस 1। और इसके अगर एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें हेपेटिक इंजरी, मतलब जो हेपेटोसेलुलर इंजरी, ये बहुत कॉमनली कॉज करती है पायराजिनामाइड। तो ये हमने एक ब्रीफ डिस्कशन करा आइसोनियाजिड, इथेम्बुटोल और पायराजिनामाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके किस तरीके से ये अपने हमारे माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन को, हमारे सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है। तो हमारे सेल वॉल में एक माइकोलिक एसिड नाम का कंपोनेंट है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर माइकोलिक एसिड ना हो तो फिर जो हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो इजिली इनको इनगल्फ करके किल कर सकता है। बट क्योंकि हमारे माइकोबैक्टीरियल का जो सेल है उसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारे सेल को किल नहीं कर पाते, मतलब हमारे माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो इनको किल नहीं कर पाते, उल्टा इन्हीं की वजह से एक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो फिर अगर आपको ये दिख रहे तो आउटर जो सेल वॉल है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जो सेल का साइटोसोल है। अब साइटोसोल के बारे में बात करें तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है हमारे साइटोसोल के अंदर, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही होता है ये मॉडिफाई होता है, बनता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और वहां से थोड़ा इसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो वो होता है मेलोनाइल एसीटेट फॉस्फेट। और इसी तरीके से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आता है किसमें, फैटी एसिड सिंथेसिस 1 की एक प्रोसेस होती है, इससे ये बनता है एसिटाइल एसीटेट फॉस्फेट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल एसिटाइल एसीटेट फॉस्फेट में, एसिटिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस 1 इसका एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये फैट इसमें एसिटाइल एसीटेट फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, एसिटाइल एसीटेट फॉस्फेट में जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद इसके ऊपर फैटी एसिड सिंथेसिस 2 का एंजाइम आके एक्ट करता है। फैटी एसिड सिंथेसिस 2 का एंजाइम आके एक्ट करता है तो ये क्या होता है, इसके ऊपर बीटा कीटो एसाइल एसीटेट फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ये। देन उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, इस पे हाइड्रोक्सिलेज का एंजाइम आके एक्ट करता है यहाँ पे, तो उससे कन्वर्ट होता है ये बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल एसीटेट फॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे 2 कीटो ग्रुप था तो यहाँ पे एक OH में कन्वर्ट हो जाता है और एक कीटो ही रहता है। देन इस पे इनॉल रिडक्टेज का एंजाइम एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट कर देता है ट्रांस टू इनॉइल एसीटेट फॉस्फेट में। ट्रांस टू इनॉइल एसीटेट फॉस्फेट इज कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड इनॉइल रिडक्टेज। जब ये ट्रांस टू इनॉइल फॉस्फेट में होता है तो इसका फर्दर इसमें एलोंगेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसाइल एसीटेट फॉस्फेट में। अब एसिटाइल एसीटेट फॉस्फेट के बाद इस चेन का थोड़ा एलोंगेशन होगा, थोड़ा डिसैचुरेशन होता है, थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद ये जो हमारा कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है मेरो माइकोलॉइल अमीनो AMP में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाता है, इसको अपन एक्टिवेटेड मेरोमाइकोलेट भी बोलते हैं। और यही फिर धीरे धीरे मतलब इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है और उसके बाद धीरे धीरे माइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें हमारी ड्रग्स क्या काम कर रही है, जो हमारी आइसोनियाजिड, इथेम्बुटोल और पारासिटामाइड की ड्रग्स हैं ये क्या काम कर रही हैं। ये सबसे पहले अपन ये फैटी एसिड सिंथेसिस 1 को जो इनहिबिट करने का काम है वो कर रही है हमारी पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड फैटी एसिड सिंथेसिस 1 को इनहिबिट कर देती है, जिससे ये जो इसका हमारा माइकोलिक एसिड का एक एसेंशियल कंपोनेंट जो एसिटाइल एसिटिक फॉस्फेट है वही नहीं बनने देती। वही नहीं होगा, जब एसेंशियल कंपोनेंट ही नहीं बनने देगी तो फिर आगे का काम ही खत्म कर देती है। बट इसका मैकेनिज्म क्योंकि सर्टेन क्लियर नहीं है तो पर हम जो सबसे पहले जो ड्रग दी थी वो आइसोनियाजिड की दी थी। आइसोनियाजिड क्या करते, जो इनॉइल रिडक्टेज का एंजाइम था उसको इनहिबिट करती है। आइसोनियाजिड इनॉइल रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। तो इनॉइल रिडक्टेज को इनहिबिट करने से क्या हुआ कि ये जो ट्रांस टू इनॉइल एसीटेट फॉस्फेट है वो नहीं बनने देती, उससे हमारा ये मेरोमाइकोलाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कंपाउंड, ये जो मेरोमाइकोलाइल AMP है वो नहीं बनता। तो आइसोनियाजिड का काम यहाँ पे आता है। और पर इथेम्ब्यूटोल क्या होता है, इथेम्ब्यूटोल जस्ट इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है,
जो इसके अंदर थोड़ा स्टीरियोमेरिज्म हो रहा है वो इसको इनहिबिट कर रही है। एथेम्ब्यूटोल क्या करती है, ट्रांस टू इनोल एसीटेट फॉस्फेट को एसाइल एसीटेट फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होने देती। इसके ऊपर जो कार्बन चेन आ रही है, जो ये कीटो ग्रुप में चेंज हो रहा है यहाँ से डबल बॉन्ड, ये इसी को चेंज नहीं होने देता हमारा इथेम्ब्यूटोल। अब इथेम्ब्यूटोल चेंज नहीं होने देता तो क्या होता है कि मतलब जो हमारी मेरोमाइकोलेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये नहीं होता, उससे माइकोलिक एसिड नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि जो पायराजिनामाइड है वो फैटी एसिड सिंथेसिस 1 पे एक्ट करते हैं, बाकी ये जो हमारा एसोनियाजिड और इथेम्ब्यूटोल है ये फैटी एसिड सिंथेसिस 2 पे एक्ट करते हैं। और पर तीनों का एक कॉमन बात ये है कि वो माइकोलिक एसिड को बनने नहीं देते हैं। सो ये फ्रेंड्स हमने समझा इसके माइकोलिक एसिड के फॉर्मेशन को किस तरीके से, सेल माइकोलिक एसिड से जो सेल बनते हैं उसको इनहिबिट करने के प्रोसेस के बारे में। अब हम इसके जो डीएनए जो ये है डीएनए प्रोटीन के बारे में वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये रहा आपका बाकी, थैंक्स यू, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स।